सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं में आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ 9 के द्वितीय भाग अर्थात गज़ल के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। गज़ल रचना है फिराक गोरखपुरी जी की, जो कि एक प्रसिद्ध शायर रहे हैं। इनका जन्म और वास्तविक नाम के विषय में इस प्रकार कहा गया है कि रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी उर्दू के बहुत ही जाने माने शायर थे। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ फिराक गोरखपुरी ने गज़ल से किया था। शिक्षा के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाले फिराक गोरखपुरी ने बीए में प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया था। सिविल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वह डिप्टी कलेक्टर के पद पर काबिज हुए थे। हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में भी उन्हें महारत हासिल थी। आइए जानते हैं कि प्रमुख रचनाएं और पुरस्कार उनके कौन कौन से रहे। फिराक गोरखपुरी को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार दिए गए, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। उन्हें कविता संग्रह गुल-ए-नगमा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आज जिस पाठ के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है गज़ल। गज़ल का प्रतिपाद्य और सार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुबाइयाँ, जो कि हमने इस पाठ के प्रथम भाग में पढ़ा था, तो रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं, अर्थात व्यंग्य बाण छोड़े हैं, और साथ ही उसकी किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा, रात की निस्तब्धता, उसकी खामोशी उसे बुला रही है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है, अर्थात समर्पण भाव प्रेम में महत्ता रखता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की, अर्थात अपने प्रिय की याद आ जाती है, और अंतिम शेर में वह यह स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों में मीर की गज़लों का प्रभाव है। मीर जो उर्दू शायरी के जाने माने स्तंभ रहे हैं, उनका असर फिराक गोरखपुरी की गज़लों में भी झलकता है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रथम गज़ल इस प्रकार है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। विद्यार्थियों, ध्यान रखिए कि इसमें शायर ने उर्दू शब्दावली का प्रमुखता से प्रयोग किया है, जैसे नौ रस अर्थात नया रस, गुंचे यानी पंखुड़ियाँ, फूलों की जो नाजुक गांठें हैं, और गिरहें, गिरहें का तात्पर्य है गांठें। रंगो बू से तात्पर्य हुआ रंग और खुशबू या सुगंध।
और गुलशन अर्थात बाग बगीचा। पर तोले हैं, मानो पर खोलकर उड़ना चाहते हैं। तो कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही है। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर है और ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाग बगीचों में कलियां जब खिलती हैं तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। तो प्रथम जो गज़ल है उसमें शायर ने प्रकृति के विषय में चर्चा की है कि एक कली जो धीरे धीरे विकसित हो रही है, संपूर्ण रस से सराबोर है, वो कली जब अपनी एक एक परत को खोलती है, एक एक गांठ जब उसकी खुलती है और वो विकसित हो जाती है, अपना संपूर्ण आकार ले लेती है, एक फूल का आकार ले लेती है, तो उस समय सिर्फ वह कली ही नहीं खिलती, ऐसा लगता है मानो वातावरण भी खिला खिला सा है और संपूर्ण वातावरण में चारों तरफ रंग और सुगंध का जो व्यापक संयोजन है, जो मेल है, वो दृष्टिगोचर होता है। यदि इसके शिल्प सौंदर्य के विषय में चर्चा करें तो बिंदु इस प्रकार हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग, कविता में प्रसाद गुण मौजूद है, बिंब योजना प्रयोग की गई है, संदेह अलंकार यहाँ आया है और रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण करने से मानवीकरण अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। आइए दूसरी गजल के विषय में चर्चा करते हैं। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस गजल में शायर ने रात के तारों का जो असीम सौंदर्य है उसका वर्णन करा है और कहा है कि रात ढल रही है और अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। आकाश में जो तारे खूबसूरती से टिमटिमा रहे हैं, उनका टिमटिमाना शायर को ऐसा लगता है कि मानो वे तारे भी आंखें झपका रहे हैं, शायद उन्हें भी नींद सता रही है। और इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। ऐसे में शायर कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना, अपनी तकलीफ मानो बयां कर रहा है। इस गज़ल में शायर ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जिस समय वह अकेला है उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो प्रकृति उसके साथ कुछ कह रही है, उसे कुछ बोल रही है और ऐसे में सिर्फ वही उस प्रकृति की खामोशी को समझ सकता है जो अपनी ही दुनिया में मग्न है। शिल्प सौंदर्य के विषय में बिंदु इस प्रकार हैं कि प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सन्नाटे का बोलना, इसमें मानवीकरण और विरोधाभास दोनों अलंकार आए हैं और तारों का भी मानवीकरण किया गया है और जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं, उर्दू शब्दों का यहाँ सटीक प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी गजल में देखते हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। इसमें शायर ने मनुष्य के विषय में चर्चा की है, उसके स्वभाव के विषय में, कि मनुष्य में एक सहज, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दोषारोपण करने की, अर्थात दोष
लगाने की, दूसरों को गलत ठहराने की एक प्रवृत्ति हमेशा से रही है। और उसी के विषय में शायर कहते हैं कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों को एक ही काम मिला है, अभावों के लिए, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभाव देखे हैं उनके लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ, इसलिए अपनी किस्मत पर रोता हूँ। और वहीं किस्मत मेरी दशा या मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है, शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है। तो इस प्रकार शायर ये कह रहा है कि मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ और मेरी किस्मत मुझे कोसती है कि न जाने कैसा इंसान मुझे मिला है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर अपना दोष लगाकर, दोषों का आरोपण करके मन हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। शिल्प सौंदर्य में देखा जाए तो निराशा और अकर्मण्यता पर व्यंग्य हुआ है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को यहाँ पर मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इस कारण मानवीकरण अलंकार है। गजल छंद है और हम कहना उर्दू की पहचान रही है। तो यहाँ कवि ने या शायर ने हम कहकर स्वयं के विषय में चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं और अगली गजल के विषय में देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस गजल में शायर ने निंदकों पर या कह सकते हैं आलोचकों पर व्यंग्य किया है, उन पर प्रहार किया है। शायर कहता है कि इस संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे आलोचकों के लिए या ऐसे निंदकों के लिए शायर कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं, यानी वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। शायर का कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग शायर के प्रेम के संबंध में चर्चा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं या उसके विषय में टीका टिप्पणी करते हैं, वे अपनी स्वार्थी मानसिकता को यहाँ प्रकट करते हैं, अपने ईर्ष्या के भाव को यहाँ जतलाते हैं। इसलिए शायर ने कहा कि काश वे इतना सोच सकें, कि काश वे लोग यानी जो निंदक हैं वे इतना सोच सके कि जब वे शायर के बारे में कोई भी बात करते हैं या उसके प्रेम के विषय में जब आलोचना करते हैं तो वे अपने स्वार्थ को, अपने जलन, अपनी ईर्ष्या के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार वे अपने असली व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं। शिल्प सौंदर्य के विषय में जो बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं कि शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। उर्दू भाषा है, गज़ल छंद है और भाषा में प्रवाह नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं और 5वीं गज़ल के विषय में पढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के विषय में बताया है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ यानी पूरी सोचने विचारने की शक्ति के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल कहलाता है। तो इस शायरी में कवि ये कहना चाह रहे हैं या शायर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग भी प्रेम करते हैं उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
चाहे वो समाज के तानों के रूप में है, चाहे वो किसी भी अन्य रूप में है। शिल्प सौंदर्य के विषय में कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली है, गजल छंद है और कीमत अदा करना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। अगली शायरी में देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है वो कैसा महसूस करता है। उसके विषय में शायर लिखते हैं कि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, यानी मैं तुम्हारी तकलीफ से, तुम्हारे दुख से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी लिहाज है, संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छुपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। तो आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते, और यही शायद सच्चे प्रेम का समर्पण का भाव है, उसकी कसौटी है कि जो भी दुख है वह उसके अपने हृदय में है, क्योंकि उसे अपने प्रेम के साथ साथ दुनियादारी का भी ख्याल रखना है। इसलिए शायर अपनी तकलीफ के विषय में बाहरी दुनिया के साथ चर्चा नहीं करता और अपने दुख को अपने हृदय में रखता है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। विरह भावना अर्थात अलगाव, दूर होना, कि जिस समय वह अपनी प्रिय से दूर है उस समय वह क्या महसूस कर रहा है, उसके विषय में लिखा है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गजल छंद है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है कि किस तरह से व्यक्ति सच्चा प्रेम हासिल कर सकता है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में एक संतुलन कायम रहता है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण भाव रखता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर प्रेम के विषय में बताया है और प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। साथ ही खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है, उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग और गजल छंद यहाँ आया है। आगे बढ़ते हैं और शायरी में देखते हैं कि कवि आगे क्या कहना चाहते हैं। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसमें कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया है कि उसने जो कुछ भी शायरी लिखी है उस शायरी में सबसे अहम भूमिका उसकी अपनी व्यथा की रही है। वह तकलीफ जो उसने सहन की है अपने प्रिय से अलग होकर, वही उसकी शायरी का आधार रहा है। और कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दिमक दिखाई देती है, तुम्हें से तात्पर्य है कि जो भी पाठक हैं वे सभी
जब शायरी की वाह करते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें जो मेरी शायरी में चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि मेरे शेरो शायरी में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कवि की पीड़ा ही उसके काव्य में दर्द के रूप में दिखाई दे रही है। कवि ने जो कुछ भी लिखा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी अंदरूनी पीड़ा, उसकी जो ठसक है वो यहाँ उजागर हुई है। शिल्प सौंदर्य के विषय में अगर हम चर्चा करें तो कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि रही है। और इसी बात को हरिवंश राय बच्चन जी ने भी सही ठहराते हुए अपने छंदों में लिखा था कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको कहते हो तुम गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। तो यहाँ तुलना करने के लिए बच्चन जी के इस छंद को प्रस्तुत किया गया है कि जब कभी भी कोई गीतकार, कोई शायर किसी भी नई रचना का निर्माण करता है और खासकर इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं जहाँ समर्पण, प्रेम या दुख हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वह उसके निजी जीवन से भी जुड़ी होती है। मोती रोले विरह को व्यक्त कर रहा है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है और उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग यहाँ शायर ने किया है। साथ ही साथ आबो ताब यानी आंखों में जो ताब है, चमक है, उसके लिए कहा है। उसमें अनुप्रास अलंकार आया है क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है और अंत में वियोग श्रृंगार रस भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शायरी में क्या कहा गया है। ऐसे में तू याद आए है, ऐसे में तू याद आए है, अंजू मने मय के रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है और कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, उसी प्रकार तुम भी मुझे इस समय में याद आ रही हो जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो शिल्प सौंदर्य के विषय में अगर हम देखें तो शायर ने यहाँ पर विरह की अवस्था अर्थात विरहावस्था का सुंदर चित्रण किया है। अंजू मने मय, रिंदों अर्थात शराबियों को कहा गया है। गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुनह जैसे बहुत सारे फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके अर्थ आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। गजल छंद हैं, माधुर्य गुण यहाँ प्रस्तुत है और वियोग श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम शायरी की तरफ चलते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के, सदके फिराक एजाज़े सुखन के, कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इस शेर व शायरी में कवि अपनी शायरी पर ही मुग्ध है और फिराक कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर की गज़लों सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है।
अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी उनके प्रशंसक उनकी शायरी को पढ़ते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, तो उनका कहना है कि कवि के अर्थात फिराक गोरखपुरी के शायरी में, उसकी शेरो शायरी में मीर जो कि मशहूर शायर रहे हैं, तो मीर का एक अक्स उनके जैसी लेखन शैली यहाँ दिखाई पड़ती है। तो इसलिए सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से वे भी मीर के जैसा उत्कृष्ट लेखन कार्य कर पाते हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत कवि अपनी स्वयं प्रशंसा कर रहा है। उर्दू शब्दों की बहुलता है, गज़ल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है चुराना, और शायरी में गेयता का गुण है अर्थात गाई जा सकती है। आशा है आपको गज़ल के विषय में विषय वस्तु समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।